वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद। प्रभाववाद को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रेशनिज्म, नव प्रभाववाद न्यू इम्प्रेशनिज्म, उत्तर प्रभाववाद पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 1850 1850 के बाद की जो कला है उसके 4 डायरेक्शंस निकले हैं। कौन कौन से थे? न्यू क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म। ठीक, तो इम्प्रेशनिज्म से आज स्टार्ट करने वाली हैं आज के क्लास में। इम्प्रेशनिज्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1870 टू 1890। 10 साल तक चला है ये आर्ट मूवमेंट, सॉरी 20 ईयर, 20 साल तक। 1870 से 1890 तक चला है फ्रांस पेरिस में। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? फ्रांस पेरिस में स्टार्ट हुआ है। और इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट प्रभाववादी कलाकार प्रकाश को कैप्चर किए हैं। यहाँ की फर्स्ट पेंटिंग है सूर्योदय का प्रभाव, इम्प्रेशन ऑफ सनराइज। और इम्प्रेशनिज्म आर्ट जन्मदाता किसे कहे जाते हैं? तो जन्मदाता हैं क्लाउड मोनेट। अदर आर्टिस्ट हैं मैने, मोने, डिगास, रिनायर, सिसली, पिसारो, बर्थ मरीसा यहाँ की फीमेल आर्टिस्ट हैं। तुलूज लोत्रे भी इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पे टोटल 8 एग्जीबिशंस हुई थी, 8 प्रदर्शनी हुई थी। पहली प्रदर्शनी हुई है 1874 में, दूसरी प्रदर्शनी हुई है 1876 में, तीसरी हुई है 1877 में, फिर 1879, 1880, 1881, 1882 और 1886। ये टोटल 8 एग्जीबिशन हुए हैं प्रभाववादी कलाकार के थ्रू। और यहाँ के समीक्षावादी लुई लेराम थे। लुई लेराम ने समीक्षक थे प्रभाववादी के, लुई लेराम। ये हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये जितने भी हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस डेफिनेटली अगर आए प्रभाववादी से तो यहाँ से बनने के चांसेस हैं। इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट ने प्योर कलर्स को यूज़ किया। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ट्यूब से कलर्स निकालकर इन्होंने मोटे मोटे उभड़े और धब्बे वाले कलर्स का यूज़ किए, ब्रोकन कलर्स का। ब्रोकन कलर पूछा जाता है कि ब्रोकन कलर्स का यूज़ किस आर्ट मूवमेंट में हुआ है? तो इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्योर कलर्स के साथ अपोजिट कलर्स का भी यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे अपोजिट कलर्स इस तरह से रेड, येलो, ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स हैं। फिर इन 3 कलर्स को मिक्स करेंगे, रेड येलो मिक्स किए और ऑरेंज, ब्लू और येलो मिक्स किए तो ग्रीन, ब्लू और रेड मिक्स किए वॉलेट, ये पर्पल। तो ये जो एक दूसरे के आमने सामने वाले कलर्स हैं, रेड का ग्रीन, वॉलेट का येलो और ब्लू का ऑरेंज, इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने अपोजिट कलर्स का यूज़ किए हैं इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट। रंगों के छोटे छोटे स्ट्रोक्स को पास पास में लगाया है इन्होंने। प्रभाववाद में कौन से कलर्स का यूज़ नहीं हुआ है? तो यहाँ पे ब्लैक कलर्स का यूज़ नहीं किया गया है, काले रंग का यूज़ नहीं किया है। काले रंग के जगह गहरे नीले रंग, गहरे हरे तथा जामुनी रंग का प्रयोग किए थे। और इन्होंने टेक्सचर का भी यूज़ किया है अपने सरफेस पर, पेंटिंग के सरफेस पर। ठीक है, टेक्सचर बेसिकली पोत होता है, पोत पोत 2 तरह के होते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये भी बनने के चांसेस हो सकते हैं कि कौन से आर्ट मूवमेंट में इंद्रधनुषीय कलर का यूज़ किया गया है? विबग्योर कलर्स का। तो विबग्योर कलर्स का यूज़ किया गया है प्रभाववादी कलाकारों के द्वारा। प्रभाववादी रंग पद्धति इंद्रधनुषीय रंग की होती थी। और यहाँ पर देखिए खास बात ये है कि आउटडोर पेंटिंग देगा विरोधी थे। सिर्फ आउटडोर पेंटिंग्स देगा ने नहीं किया है। देगा इंडोर पेंटिंग्स करते थे, जो बाहर की व्यू को कैप्चर करते थे वो अंदर अपनी स्टूडियो में आकर बनाते थे। बाकी अनदर आर्टिस्ट जितने भी हैं उन लोगों ने आउटडोर स्केचिंग्स पेंटिंग किए हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि ये जो विबग्योर कलर है इसकी खोज किसने की? 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने। ये मैं इसलिए डिस्क्राइब कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नौ प्रभाववाद। नौ प्रभाववाद नियो इम्प्रेशनिज्म 1884 से लेकर के 1906 तक चला है फ्रांस में।
फ्रांस, पेरिस में। नौ प्रभाववाद को न्यू इम्प्रेशनिज्म इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में नौ प्रभाववाद, बिंदुवाद, विभक्तिवाद, डिविजनिज्म, पॉइंटलिज्म और ऑप्टिकल मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच कला इतिहास में 1884 ईस्वी का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, जब जॉर्ज स्यूरट ने सैलो द आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता कलाकारों की प्रदर्शनी में प्रथम चित्र स्नान स्थल, इनकी पहली पेंटिंग है स्नान स्थल। स्नान स्थल इन्होंने कब बनाई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये बनाए हैं 1884 में। ये फर्स्ट पेंटिंग है नियो इम्प्रेशनिज्म की। और इनकी सेकंड पेंटिंग है ए संडे आफ्टरनून आइलैंड ऑफ ग्रांड जाल। 1886 में इन्होंने ये पेंटिंग कंप्लीट की। और देखिए नियो इम्प्रेशनिज्म का इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, यहाँ पे पेंटिंग्स कैसी बनाई जाती थी। फॉर एग्जांपल हमने ये कैनवस लिया, तो कैनवस पर वो लोग डॉट्स को क्रिएट करते थे, डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स को। लाइक रेड येलो कलर ले लिए, ये येलो डॉट्स हो गया। येलो डॉट्स के बराबर में अपोजिट कलर्स में उन्होंने रेड ले लिया, रेड कलर। तो अब देखिए रेड और येलो के बीच में दूर से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर फील होगा हमें ऑरेंज का। तो इस तरह से वो पॉइंटलिज्म डॉट से पेंटिंग क्रिएट करते थे, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन क्रिएट हो, बिंदुवादी की तरह। और यहाँ के महत्वपूर्ण कलाकार हैं जॉर्ज स्यूरट के। जॉर्ज स्यूरट तो फाउंडर रहे हैं। अदर आर्टिस्ट हैं पॉल सिग्नांग। जॉर्ज स्यूरट की महत्वपूर्ण पेंटिंग है सर्कस, श्रृंगार, मंच नृत्य, स्टेज डांस, स्थान स्थल, ए संडे आफ्टरनून इन द ग्रांड जाल। और नेक्स्ट पॉल सिग्नांग की महत्वपूर्ण पेंटिंग है घोड़े और घुड़सवार, द पेपल पैलेस, एविग्नांग, वुमेन एट द वेल। पेंटिंग इसलिए डिस्क्राइब की क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। फ्रॉम यूगेन डिलक्रा हु न्यू इम्प्रेशनिज्म, ये पॉल सिग्नांग ने नौ प्रभाववाद से देलाक्रा तक की स्टोरी क्रिएट की है इस पुस्तक में। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रभाववाद, प्रभाववाद, नौ प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, ये तीनों फ्रांस में ही चला था। अब थर्ड है उत्तर प्रभाववाद, इंग्लिश में पोस्ट इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का टाइम ड्यूरेशन है 1880 1880 से लेकर 1905 तक, ठीक, फ्रांस में। और जन्मदाता कहे जाते हैं पॉल सेजान को। अदर आर्टिस्ट हैं विंसेंट वैन गॉग, हेनरी रूसो एंड पॉल गॉगेन, तुलूज लॉत्रे। और देखिए इनका नामकरण किया गया है, क्या नाम है, उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किए हैं रॉजर फ्राई। रॉजर फ्राई कब किए हैं ये इम्पोर्टेंट है, 1910 में। 1910 में रॉजर फ्राई ने नामकरण किया है। और फाउंडर पॉल सेजान, पॉल सेजान यहाँ के जन्मदाता हैं। और वादों के जन्मदाता कहा जाता है उत्तर प्रभाववाद को। रॉजर फ्राइड बेसिकली इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो सारे कलाकार वाद को फॉलो करते हैं अदर वाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कैसी पेंटिंग बनाई गई है उत्तर प्रभाववाद में। तो उत्तर प्रभाववाद में फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है। तो अभी तक तो हम लोगों ने जितनी भी पेंटिंग्स पढ़ी हैं तो सब एक आर्टिस्ट ने, जितने भी आर्टिस्ट हैं सेम आर्ट मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट हुआ है, यहाँ पेंटिंग सबने डिफरेंट डिफरेंट बनाई हैं, किसी ने किसी को कैप्चर नहीं किया है, ये ध्यान रखना है। इसलिए इसको वादों का जन्मदाता कहा गया है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट को। अब क्वेश्चंस के साथ मैं एक्सप्लेनेशन करती रहूंगी। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ? 1863 में। 1863 में फ्रांस एकेडमी सैलो द रिफ्यूजे अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी लगी थी फ्रांस में। 1863 ईस्वी में राष्ट्रीय फ्रेंच कला प्रदर्शनी में लगभग 4000 चित्र अस्वीकृत कर दिए गए थे। 4000 चित्र। लूव्र म्यूजियम पेरिस में जाकर सैलो द रिफ्यूजे में एग्जीबिशन लगी। नेपोलियन थर्ड ने स्वतंत्रता चित्र लगाए, जिनमें से 3400 चित्र लग गई और 600 पेंटिंग वापस कर दी गई। जिनमें से पेंटिंग्स पे बहुत आलोचना हुआ था, वो पेंटिंग थी तृण पर भोजन, लियोनचैनो ऑन द ग्रास, एडवर्ड मानी की पेंटिंग थी, उस पर काफ़ी विरोध हुआ था। कला समीक्षक थे ली लराम।
किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? आर्टिस्ट तुलूज लोत्रे के पेंटिंग्स को। तुलूज लोत्रे को आधुनिक विज्ञापन का पितामह भी कहा जाता है, लिथोग्राफी पोस्टर के जन्मदाता भी कहे जाते हैं, मतलब आधुनिक लिथोग्राफी पोस्टर के पिता। अगर तुलूज लोत्रे ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो जूल्स चेरेट करेक्ट हो जाएंगे, जूल्स चेरेट। और आधुनिक विज्ञापन का पिता अल्बर्ट डेविड लास्कर को कहा जाता है, विज्ञापन का पिता डेविड ओगुल्वी को कहा जाता है। और अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो डेविड ओगिलवी विज्ञापन के पितामह कहे जाएंगे। अगर वो लोग भी ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो तुलूज लोत्रे। तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस की वजह से क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं। तुलूज लोत्रे ने 1890 में ली रेर नेम के मैगजीन में बहुत सारी अपनी चित्र एग्जिबिट की, मतलब प्रदर्शित की। मोने के चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। सूर्योदय का प्रभाव, इंग्लिश में इस पेंटिंग को बोलते हैं इम्प्रेशन ऑफ सनराइज। प्रभाववाद का जनक कलाकार था, इम्प्रेशनिज्म फाउंडर थे क्लाउड मोनेट। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है? सनराइज इम्प्रेशन पेंटिंग है क्लाउड मोने की। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? इम्प्रेशन ऑफ सनराइज, क्लाउड मोने। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? प्रभाववादी चित्रकार मिले नहीं है, मिले, क्रोरोथ, रायड, ये लोग बारबीजा ग्रुप के आर्टिस्ट हैं। पेंटर ऑफ सीरीज किस कलाकार को कहा जाता है? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज क्लाउड मोने। रुएन का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? रुएन का गिरजाघर पेंटिंग है क्लाउड मोने की। प्रभाववाद का मुख्य चित्रकार थे, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे क्लाउड मोने। देखिए ऑप्शन में है जॉर्ज स्यूरेट। जॉर्ज स्यूरेट पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट है, पैब्लो पिकासो क्यूबिज्म आर्टिस्ट है और सैल्वाडोर डाली सरेलिस्ट आर्टिस्ट है। क्लाउड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? क्लाउड मोने प्रभाववादी कलाकार थे, इम्प्रेशनिज्म। घास के ढेर चित्र मालिका चित्रण करने वाले कलाकार का नाम है? घास के ढेर क्लाउड मोने की पेंटिंग है। क्लाउड मोने की अदर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस इनसे आए हुए हैं। तो देखिए इनके सूर्योदय का प्रभाव, इंप्रेशन ऑफ सनराइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड है वाटर लिली। वाटर लिली हिंदी में कुमुदनी के फूल बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी। नेक्स्ट है टेक्स्ट नदी के 37 दृश्य। उसके बाद अगली पेंटिंग है जीवनी का चिनार दृश्य, रुओं का गिरजाघर। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये भी बता देते हैं, रुओं का गिरजाघर, रुओं का गिरजाघर है मोने का। और दूसरी है रुओं का बाजार, रुई का बाजार, रुई का बाजार देगास की पेंटिंग है। रुओं का गिरजाघर मोने है और रुई का बाजार एडवर्ड डिगास है। और अन्य पेंटिंग है मोने की अर्जाइबोई की लाल नावें, सूखी घास की ढेर, जापानीज ब्रिज गार्ड
और हे स्टेक जेआरएफ में भी आया हुआ क्वेश्चन है। हे स्टेक पेंटिंग है क्लाउड मॉनेट की। कमिल का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया, कमिल इनकी वाइफ थी। नेक्स्ट पेंटिंग है बगीचे में महिलाएं। किस वाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से पुकारा गया? तो रेनबो कलर्स का यूज किया गया है इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट के थ्रू, प्रभाववादी। VIBGYOR, ये सीक्वेंस भी याद कीजिएगा, कभी एग्जाम्पल सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि करेक्ट कीजिए विबग्योर किस तरह का है। तो देखिए विबग्योर का एक और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वार्म और कूल कलर्स एग्जाम में आते हैं। तो ये जो YOR है ये गर्म रंग है, और VIBG ये आगे से जो फ्रंट वाले VIBG वॉलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन ये कूल कलर्स हैं। और इसकी खोज 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने किया है। देखिए इंद्रधनुषी ये एक कांच था, कांच से उन्होंने 7 रेनबो कलर्स को कैप्चर किए थे सर आइजैक न्यूटन ने। अगर आप जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो ये इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग ज़रूर देख लीजिएगा। पेंटिंग से भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस आने लगे हैं। और प्रभाववादी कलर्स, रेनबो कलर्स, अपोजिट कलर्स का यूज़ किए हैं और ब्रोकन कलर्स का भी यूज़ किए हैं। काफ़ी पियोनियर इनके लैंडस्केप्स हैं, देखिएगा लैंडस्केप को। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? वाटर लिली क्लाउड मोने के द्वारा बनाई गई है। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? टर्नर प्रभाववाद के कलाकार हैं। टर्नर का जन्म हुआ था 1775 ईस्वी में इंग्लैंड में। इनके पिता नाइक थे। इन्होंने गंभीर तथा विशाल मेघों वाले आकार, चमकीले धूप और समुद्री दृश्य चित्रण बनाए हैं। बेसिकली लैंडस्केप के लिए फेमस रहे हैं। इनका मेन टारगेट था प्रकृति की विशालता और भयंकरता को चित्रित करके लोगों को आश्चर्य से प्रदर्शित करना। रस्किन ने टर्नर के ऊपर मॉडर्न पेंटर, आधुनिक चित्रकला कला पुस्तक लिखी है। तो ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि मॉडर्न पेंटर किसकी है, तो मॉडर्न पेंटर रस्किन की है। और मॉडर्न पेंटर में, आधुनिक चित्रकार में स्टोरीज जो डिपिक्ट की गई है वो टर्नर की गई है। टर्नर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है चांदनी रात में दृश्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड है फाइटिंग वेनियर। थर्ड है कोहरे से उगता सूर्य। टर्नर को प्रभाववाद का पिता और अभिव्यंजनावाद का पिता भी कहा जाता है। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं। इंग्लिश लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं आर्टिस्ट टर्नर। टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? टर्नर भूदृश्य चित्रकार, लैंडस्केप के लिए काफी फेमस रहे हैं। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? टर्नर ने। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? लैंडस्केप टर्नर ने। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? टर्नर की पेंटिंग है। टर्नर ने 1839 में द फाइटिंग टेम्परेरी ऑयल ऑन कैनवस में बनाया है। ऑयल ऑन कैनवस। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम है। इंग्लैंड के प्रमुख, यहाँ पर टर्नर नहीं है, जॉन कॉन्स्टेबल करेक्ट होंगे। देखिए जॉन कॉन्स्टेबल और टर्नर, विलियम ब्लैक, ये तीनों आर्टिस्ट जो रहे हैं, रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट चला था। रोमांटिसिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। हिंदी में बोलते हैं उसे, हाँ, स्वच्छंदतावाद। देखिए स्वच्छंदतावाद के 2 पार्ट्स हुए थे। एक तरफ चला था सामाजिक, सोशल पेंटिंग बनती थी, दूसरी तरफ प्राकृतिक, नेचुरल पेंटिंग बनती थी। जो ये सोशल पेंटिंग बनाते थे उसमें थे जेरिकाल्ड देलाक्रा और गोया। और प्राकृतिक चित्र बनाते थे जॉन कॉन्स्टेबल, टर्नर, विलियम ब्लैक। तो यहाँ पर आर्टिस्ट कॉन्स्टेबल करेक्ट हुआ है। इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार के लिए फेमस रहे हैं। जॉन कॉन्स्टेबल का जन्म हुआ था 1776 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1837 में। बार्थलोम में पैदा हुए थे, बार्थलोम इंग्लैंड में।
इन्होंने जो लैंडस्केप्स बनाए हैं वो सुंदरता को दिखाया है, एक्चुअल में ब्यूटी को कैप्चर किए हैं। इनके पिता पंचक्की के मालिक थे। 1802 ईस्वी में 1802 ईस्वी में इन्होंने अपनी एग्जीबिशन की थी, फर्स्ट एग्जीबिशन, प्रथम सोलो एग्जीबिशन कह लें। 1818 से 1820 के मध्य में ल्यूक होवार्ड की कृति कांस्टेबल को आकाश के विभिन्न प्रभाव के अध्ययन को बहुत सहायता मिली। कांस्टेबल ने उसी देहाती वातावरण, मतलब वो जो वहाँ पे पेंटिंग्स बनाते थे, एटमॉस्फेयर, अपने वहीं के एटमॉस्फेयर को कैप्चर करते थे। कभी कभी ये अपना बखान समाचार पत्रों में विज्ञापन में देते थे कि मिस्टर कांस्टेबल की प्रदर्शनी लगी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और उनको घर घर में, मतलब ये जो पर्चे बटते बांट देते थे विदाउट टिकट, बिना टिकट के आप उनकी पेंटिंग्स को देख सकते हैं। कला समीक्षक आर्ट क्रिटिक थे लेस्ली सी आर लेस्ली ने इनकी बहुत प्रशंसा की, तारीफ किए थे। जॉन कांस्टेबल लहराते खेत, झुके बादल, फटे फटे आकाश दिखाए हैं अपनी पेंटिंग्स में। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है द हाईवैन। द हाईवैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा काफ़ी अच्छा कलर स्कीम यूज़ किया गया है, बर्न साइना, येलो ऑकर, सैप ग्रीन्स वगैरह का डार्क कलर कॉम्बिनेशंस है। और नेक्स्ट है हाईवैन को हिंदी में बोलते हैं भूसा गाड़ी। नेक्स्ट है फ्लैट फोर्ड मिल के निकट नौका निर्माण। थर्ड पेंटिंग इनकी है द लीपिंग हॉर्स, उछलकर लांगता अश्व। अगली पेंटिंग है द धाम मिल, अनाज की खेत। हिंदी में इस पेंटिंग को बोलते हैं स्तूर नदी के किनारे का दृश्य। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, जॉन कांस्टेबल। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं, जॉन कांस्टेबल इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित हैं। निम्न में से कौन यूरोपीय कला का भूदृश्य चित्र कलाकार है? भूदृश्य मतलब होता है लैंडस्केप, लैंडस्केप पेंटिंग बनाते थे जॉन कांस्टेबल। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? महिला कलाकार पूछा जा रहा है, वैसे तो मैंने, मोने, डिगास, रिनोया, सिसली, पिसारो, बर्थ मरीशा जो है वो फीमेल आर्टिस्ट हैं। मैरी कैसाट और बर्थ मरीशा। मैरी कैसाट के साथ साथ बर्थ मरीशा भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बर्थ मरीशा भी फीमेल आर्टिस्ट नहीं है, इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट की। मैरी कैसाट प्रमुख रूप से प्रभाववादी डिगास के शिष्य हैं। एडवर्ड डिगास थे, एडवर्ड डिगास की स्टूडेंट है मैरी कैसाट, जिसे डेगा ने 1879 ईस्वी में प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए थे मैरी कैसाट को। इस प्रदर्शनी में मैरी कैसाट ने अपने हिस्से की राशि से रेनायर व डेगा के एक चित्र खरीदे। प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन थी? प्रभाववाद की महिला चित्रकार थी मैरी कैसाट। मैरी कैसाट के साथ साथ बर्थ मरीशा भी हैं। बर्थ मरीशा प्रभाववादी महिला कलाकार हैं। प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? प्रभाववाद का मुख्य तत्व है प्रकाश का बदलाव प्रभाव। रेनबो कलर से ये मतलब प्योरिटी दिखाया गया है, रेज ऑफ लाइट्स, प्रकाश के रंग। थोड़ा इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट के डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रभाववाद का मुख्य तत्व प्रकाश का बदलता प्रभाव है। प्रभाववाद में प्रकाश व वातावरण के प्रभाव के साथ रंगों के नैसर्गिक सौंदर्य का भी विचार था। प्रभाववादी चित्रण के लिए कलाकार प्राकृतिक या शहरी दृश्यों एवं दैनिक जीवन के सामान्य घरेलू या सामाजिक प्रसंगों को चुने थे। दिबात चित्र किसने चित्रित किया? दिबात पेंटिंग है माने की। देखिए दिबात माने की है, और बाथर्स किसकी है? बाथर्स है 1884 में बनाई गई है पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट के द्वारा, जॉर्ज स्यूरेट। और सिर्फ स्नानार्थी पेंटिंग है पॉल सिजा की। तो ये तीनों देखिए सिमिलर है, तो तीनों को याद रखिएगा।
भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? प्रभाववाद का इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट का इम्प्रेशन किस आर्टिस्ट पर है? इंडिया में रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था और ये लैंडस्केप्स बनाते थे। लखनऊ के बाढ़ के दृश्य सबसे ज़्यादा इन्होंने बनाए हैं, रणवीर सिंह बिष्ट ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हमने रणवीर सिंह बिष्ट बताया, इसलिए क्योंकि प्रभाववादी कलाकार, देखिए प्रभाववाद जो 1872 मॉर्निंग के चित्र सूर्योदय का प्रभाव इम्प्रेशन ऑफ सनराइज पेरिस में स्टार्ट हुआ है। भारत में प्रथम प्रवृत्ति में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ग्लैडस्टोन सैलमन के चित्रों में दिखाई देता है। और दूसरी प्रभाववादी जो आर्टिस्ट रहे हैं, प्रथम प्रभाववादी फेमस एन.एस. बेंद्रे की पेंटिंग्स है। उसके बाद अन्य आर्टिस्ट हैं राम कुमार, निकोलस रोरिक, रजा और रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट, तो ऑप्शन में रणवीर सिंह बिष्ट है तो ये करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए राम किंकर बैच कह रहा है, तो राम किंकर बैच प्रभाववादी नहीं है, अभिव्यंजनावाद है। अभिव्यंजनावादी भारत के प्रथम कलाकार राम किंकर बैच हैं। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैलोज मुखर्जी का की कला किस प्रकार की है? शैलोज मुखर्जी की कला जो है वो रंगवादी है, घनवादी नहीं है। रंगवादी के साथ साथ देखिए सैलोज मुखर्जी फेमस रही हैं फाववादी कलाकार के लिए। फेविज्म आर्टिस्ट, भारत की फेविज्म आर्टिस्ट सैलोज मुखर्जी कही जाती हैं। फेविज्म आर्टिस्ट यूरोप में हेनरी मैटिस है और यहाँ पे सैलोज मुखर्जी, और इनकी जो पेंटिंग्स है वो रंगवादी है। सैलोज मुखर्जी भारत की स्वतंत्र कलाकार में इंक्लूडेड होती हैं। सैलोज मुखर्जी का जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1960 में। कोलकाता में बॉर्न प्लेस रहा है इनका। इनकी एजुकेशन कोलकाता से कंप्लीट हुई है और ये टीचर थी उकील कला विद्यालय में, दिल्ली में। और इनकी कला यात्रा रही है वॉश टेक्निक। वॉश टेक्निक सैलोज मुखर्जी को वॉश टेक्निक पसंद नहीं था। पश्चिमी भारतीय किसी वॉश से संबंधित अपना मार्ग विकसित किया, जिसमें उन्होंने राजपूत तथा अजंता का सहारा लिया। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है सैलोज मुखर्जी की, एग्जाम में भी आई हुई है, विलेज फैमिली। नेक्स्ट है पनघट। नेक्स्ट कपड़े सुखाते स्त्री। नेक्स्ट स्वप्न और लास्ट इनकी है श्रृंगार। सैलोज मुखर्जी हेनरी मैटिस तथा मेडिग्लानी से प्रभावित रही हैं, इन्फ्लुएंस रही हैं। हेनरी मैटिस फेविज्म आर्टिस्ट थे और मोदिग्लानी वो थे जो अपनी पेंटिंग्स में लंबी लंबी गर्दनें बनाते थे। देखिए मोदिग्लानी जो थे वो स्थापित कलाकार से बिलोंग करते हैं। स्थापित कलाकार फ्रांस में चला था। अन्य देशों के कलाकार फ्रांस की तरह मतलब फ्रांस के साइड गए और वहाँ अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। मोदिग्लानी का जन्म 1884 ईस्वी में इटली में हुआ था। स्त्रियों की लंबी गर्दनों के लिए फेमस रहे हैं, लंबी लंबी गर्दन बनाते थे, लंबी उंगलियां बनाते थे। ब्रांकुसी से प्रभावित थे मोदिग्लानी और मोदिग्लानी से प्रभावित है सैलोज मुखर्जी। देखिए हम इसलिए इनका डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि मोदिग्लानी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, इनसे भी काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। और मोदिग्लानी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है रिक्लाइनिंग न्यूड और सिटेड न्यूड। और सैलोज मुखर्जी की पेंटिंग के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया है। और नेक्स्ट हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस फेविज्म आर्टिस्ट हैं। सैलोज मुखर्जी की जो लास्ट पेंटिंग है, आखिरी टाइम में इन्होंने जो पेंटिंग की है वो राजपूत व मुगल शैली से प्रभावित था। अब बाद में इन्होंने चित्रों में प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद का भी प्रभाव दिखने लगा था और प्रभाववादी कलाकार भी कहे जाते। ऑप्टिकल मिक्सचर। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्टिकल मिक्सचर बिंदुवादी। बिंदुवादी पॉइंटलिज्म आर्ट को कहते हैं। 1884 से लेकर के 1906 तक चला है। इसके फर्स्ट आर्टिस्ट फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं जॉर्ज स्यूरेट। बिंदुवादी आर्ट मूवमेंट में बेसिकली जो पेंटिंग्स बनाई गई है वो टू कलर्स, लाइक हमने ऑरेंज कलर ले लिया, उसके बगल में रेड और येलो कलर्स लिए और बीच में ऑरेंज का जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, इस तरह की बिंदु से पेंटिंग्स बनाई गई है, डॉट से। पेंटिंग देखिएगा काफी प्यारी सी पेंटिंग है। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। सिंगर्स एट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? सिंगर एट द बार बार एडवर्ड डिगास का है। एडवर्ड डिगास पेंटर, स्कल्पचर, प्रिंट मेकर, मतलब ये ऑलराउंडर थे, सारे सब्जेक्ट में इन्होंने काम किया है।
बैले नृत्य को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। बैले नृत्य मतलब वो जो बैले डांस होता है, इस तरह की पेंटिंग एडवर्ड डिगास ने बनाया है। देखिए, एडवर्ड डिगास की महत्वपूर्ण पेंटिंग है जो एग्जाम्स में भी आ चुकी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बैलेरिना। ये बैलेरिना इनकी मूर्ति है और पेंटिंग है पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर कसार्ड सीटेड होल्डिंग। रुई का बाजार, युवती का शीर्ष, डांस ऑन द स्टेज, इस इंग्लिश में इस पेंटिंग को कहते हैं। इन्होंने माने का व्यक्ति चित्र बनाया एडवर्ड डिगास ने। आफ्टर द बाथ, वुमेन ड्राफिंग हर नेम, वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ। इनकी मूर्ति है दौड़ने वाला घोड़ा, घोड़ा या बेलेरिन। अदर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी पेंटिंग है फीता कसती हुई नर्तकी, डांस विद बकेट ऑफ फ्लावर, नीली नर्तकियां, ब्लू डांस, और द बाग ऑफ मार्टिन, स्पेनिश डांसर, वुमेन इन द बाग। ये एडवर्ड डिगास की महत्वपूर्ण पेंटिंग थी। बैलेट नृत्य को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। एडवर्ड डिगास। एडवर्ड डिगास चित्रकार, मतलब इन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई है, प्रिंट मेकिंग भी रेडी किए हैं और स्कल्प्टर में भी काम किया है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्प्टर है द लिटिल 14 ईयर ओल्ड, नेशनल गैलरी वाशिंगटन में एग्जिबिट है। ये मूर्ति काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और इनकी अदर स्कल्पचर मूर्ति है बेलेरिना, और एक और मूर्ति है फेमस मूर्ति दौड़ने वाला घोड़ा। अब इनकी पेंटिंग्स के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, इनकी पेंटिंग है पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस कसाट होल्डिंग कार्ड्स। नेक्स्ट है डांस इन ग्रीन, फीता कसती हुई नर्तकी, युवती का शीर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं डांस ऑन द स्टेज, रुई का बाजार, डांस विद ए बकेट ऑफ फ्लावर, नीली नर्तकियां, ब्लू डांस, द बाग ऑफ मार्टिन, स्पेनिश डांसर, वुमेन इन द बाग। मतलब ये ज़्यादा पेंटिंग्स बैलेट रिहर्सल, डांसिंग, इन सारी चीज़ों को कैप्चर किया है। बैले नृत्यों को चित्रित किसने किया? बैले नृत्यों को एडवर्ड डिगास ने चित्रित किया। एडवर्ड डिगास द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र बैले नर्तकी किस वाद से संबंधित है? बैले नर्तकी प्रभाववाद से संबंधित है। बैलेट रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया? देखिए, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट से रिलेटेड ये बैलेट नृत्य, रिहर्सल या डांस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड डिगास। फ्रांस के किस चित्रकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण की विषय वस्तु बनाया? अपने चित्रण की विषय वस्तु एडवर्ड डिगास ने बनाया है। द मॉर्निंग बाथ किस चित्रकार का था? द मॉर्निंग बाथ एडवर्ड डिगास। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किए? आर्टिस्ट एडवर्ड डिगास। आर्टिस्ट एडवर्ड डिगास ने 1880 के आसपास फोटोग्राफी भी की तथा 1910 में लगभग मूर्ति भी बनाए। 1910 से मूर्ति भी बनाना स्टार्ट कर दिए। इनकी मूर्ति में रिनॉयर ने कहा है कि मैं देगा को प्रथम मूर्तिकार मानता हूँ। देगा जीवन भर अविवाहित है, इन्होंने अनमैरिड रहे, शादी नहीं की है। नृत्य की विषय वस्तु बैलेट नर्तक और घोड़ा दौड़, सर्कस आदि इनकी सब्जेक्ट्स मैटर इनके थे। अच्छा, आप लोग को ये तो पता होगा कि जो इग्र थे वो नियो क्लासिज्म आर्टिस्ट थे, नव शास्त्रीयतावाद कलाकार इग्र हैं। इग्र से एडवर्ड डिगास की मुलाकात हुई थी 1855 ईस्वी में। देखिए, इग्र रेखांकन स्केचिंग के लिए फेमस रहे हैं। इग्र इन्फ्लुएंस्ड हुए थे रफेल से, ठीक। और उसके बाद इग्र से इन्फ्लुएंस रहे हैं एडवर्ड डिगास। तो एडवर्ड डिगास ने इग्र से 1855 ईस्वी में जब इन लोगों की मुलाकात हुई तो एडवर्ड डिगास को इग्र ने उपदेश दिया, रेखांकन खींचो, खूब खींचो। मतलब जितना ज़्यादा तुम स्केचिंग करोगे उतने परफेक्शन आएगा। किसने कहा था? इग्र ने कहा था एडवर्ड डिगास को।
जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र एडवर्ड डिगास ने बनाया है। देखिए, एडवर्ड डिगास स्केचिंग्स वगैरह के लिए फेमस हैं, लेकिन 1879 के बाद इन्होंने ज़्यादा जो पेंटिंग्स बनाई वो आकारों को स्पष्ट तथा कम से कम विशुद्ध चमकीले रंगों का यूज़ करने लगे थे। इस नवीन शैली के अप्रतिम उदाहरण है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र तथा फेलिस बर्जर मदिरा ग्रे, इन्होंने बनाई है। त्रीड़ पर भोजन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लियोनचैनो ऑन द ग्रास, प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की कृति है? एडवर्ड माने की। 1863 ईस्वी में जब अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी हुई थी सेलो द रिफ्यूजे, तो ये वाली पेंटिंग त्रीड़ पर भोजन, इस पर बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। त्रीड़ पर भोजन की त्रीड़ पर भोजन का चित्रकार कौन था? त्रीड़ पर भोजन एडवर्ड माने की है। किसने लियोनचैनो ऑन द ग्रास पेंटिंग बनाई? लियोनचैनो ऑन द ग्रास, त्रीड़ पर भोजन इंग्लिश में बोलते हैं लियोनचैनो ऑन द ग्रास, एडवर्ड माने की पेंटिंग है। माने के चित्र ओलंपिया में, इनकी पेंटिंग है ओलंपिया, इसमें लेटी हुई स्त्री, स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? वैश्या की। 1863 में इन्होंने ओलंपिया बनाया है, एडवर्ड माने ने। प्रभाववादी चित्रकार का प्रमुख विषय होता है, प्रमुख विषय वातावरण और प्रकाश। एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गुलाई व स्थूल का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने कहा प्रभाववाद। निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानीज प्रिंट से सर्वाधिक सीखी? जापानीज प्रिंट में काम किए थे एडवर्ड डिगास। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्थान स्थल किसने बनाया? स्थान स्थल जॉर्ज स्यूरेट की पेंटिंग है, 1884 ईस्वी में इन्होंने बनाई है और ये एग्जिबिट है नेशनल म्यूजियम लंदन में। स्नान स्थल किस चित्रकार के चित्र हैं? स्नान स्थल द बाथर्स, जॉर्ज स्यूरेट। प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं। देखिए, सर्कस पेंटिंग जॉर्ज स्यूरेट ने बनाई है, लेकिन इंडिया में दिनकर कौशिक ने बनाया है। दिनकर कौशिक का जन्म हुआ था 1918 में और इनकी मृत्यु 2011 में हुई थी। कर्नाटक में बॉर्न प्लेस रहा इनका। इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है शांति निकेतन कोलकाता से। दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप है, उसके मेंबर रहे हैं दिनकर कौशिक और ये टीचर थे 1949 टू 64। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ललित कला संकाय और उसके बाद 1964 से 1967 तक लखनऊ कला विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे। फिर 1967 से लेकर के 68 एक साल तक सेवानिवृत्ति होने तक कला विद्यालय भवन शांति निकेतन में प्राचार्य रहे, कला भवन शांति निकेतन में। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सर्कस है ये ऑयल कलर में बनाई गई है, सर्कस ऑयल कलर में बनी है। दूसरी है पेंटिंग बोटमैन, बोटमैन इन्होंने बनाई है वाटर कलर में। और इनकी पुस्तक है काल और कला, काल और कला महत्वपूर्ण पुस्तक है दिनकर कौशिक की। इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे? छोटे धब्बों पर जो किए हैं इस तरह का नौ प्रभाववादी आर्टिस्ट ने किए हैं, जिनमें से जॉर्ज सेरेट, पॉल सिग्नाक आर्टिस्ट है। बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट जॉर्ज सेरेट। बिंदुवादी कलाकार कौन थे? बिंदुवादी कलाकार जॉर्ज सेरेट है। और इंडिया में बिंदुवादी कलाकार कौन है? इंडिया के बिंदुवादी कलाकार हैं एन एस बेंद्रे। और अपनी पेंटिंग में बिंदी का यूज करती थी भारती खेर और बिंदु पेंटिंग है एस एस रजा की। बिंदु चित्र पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। जॉर्ज स्यूरेट। उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा
एवं कब किया गया? नामकरण हुआ था रॉजर फ्राई के द्वारा 1910 में। उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया। पाउल गॉगेन, सॉरी, हाँ, पाउल गॉगेन। निम्नलिखित में से पीला ईशा चित्र किसने चित्रित किया? पीला ईशा पाउल गॉगेन की पेंटिंग है। पॉल गॉगन की अदर्स फेमस पेंटिंग है हम मेरी का स्वागत करते हैं, रखवाला, मृतात्मा, पृथ्वी और चंद्रमा, पीला ईशा, येलो क्राइस्ट इस पेंटिंग को कहते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। इंग्लिश में इस पेंटिंग को बोलते हैं वेयर आर वी कम्स, व्हाट आर वी, वेयर डू यू गो। और नेक्स्ट है इनकी मैटरनिटी, हिंदी में मातृत्व बोलते हैं इस पेंटिंग को। तीन चित्र है, तीन ताहिती वासी का चित्रकार कौन है? ताहिती लाइफ से रिलेटेड पेंटिंग पाउल गॉगेन बनाते थे। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए। पाउल गॉगेन ने 1891 ईस्वी में ताहिती द्वीप गए थे पाउल गॉगेन, फिर वहाँ के एटमॉस्फेयर को इन्होंने कैप्चर किया। और 1848 में पेरिस में इनका जन्म हुआ था। शुरू में नेवी की नौकरी किया इन्होंने, फिर स्टॉक ब्रोकर, उसके बाद पनामा नहर में मजदूरी। और इनका कोटेशन रहा है कथन, मैं सत्यार्थ आदिम कलाकार हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं आई एम प्रिमिटिव इनटू रियल सेंस, ये एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड है रेखा में रंगों का सामर्थ्य है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंग्लिश में बोलते हैं लाइन हैज पावर ऑफ कलर। किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया? ताहिती लाइफ को पेंट करते थे पाउल गॉगेन। ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत है? ताहिती द्वीप पाउल गॉगेन। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया? मैटरनिटी पेंटिंग है पाउल गॉगेन की। सूरजमुखी का फूल किसकी कृति है? सनफ्लावर इस पेंटिंग को इंग्लिश में बोलते हैं वैन गॉग की। वैन गॉग का पूरा नेम है विंसेंट वैन गॉग। इनका जन्म हुआ था 1853 ईस्वी में हॉलैंड डच में। और वैन गॉग फेमस रहे हैं डच आर्टिस्ट। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है आलू भक्षी, इंग्लिश में पोटैटो ईटर्स कहते हैं, तारों भरी रात, स्टेरी नाइट है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है नाइफ कैफे, पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गाचे, सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ बैंडेज ईयर, वैन गॉग व गॉगन की कुर्सी। और इनका कोटेशन है आई वांट टू पेंट ह्यूमैनिटी। लस्ट ऑफ लाइफ विंसेंट वैन गॉग की पुस्तक है। सनफ्लावर पेंटिंग एग्जिबिट है नेशनल म्यूजियम लंदन में। सूरजमुखी चित्र किया है, सूरजमुखी पेंटिंग वैन गॉग की पेंटिंग रही है, वो नेशनल गैलरी लंदन में है। सॉरी मैंने म्यूजियम बोल दिया था, नेशनल गैलरी लंदन एग्जिबिट है। सूरजमुखी का चित्र किसने बनाया? सनफ्लावर, वैन गॉग। वैन गॉग का प्रसिद्ध चित्र, वैन गॉग की फेमस पेंटिंग है सनफ्लावर। सनफ्लावर चित्र प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? सनफ्लावर फेमस पेंटिंग वैन गॉग। किस कलाकार की तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? रेंगता हुआ सर्प किस आर्टिस्ट की पेंटिंग को कही गई है? विंसेंट वैन गॉग को। वैन गॉग की पेंटिंग। किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? कौन से आर्टिस्ट है? विंसेंट वैन गॉग। वैन गॉग का पूरा नाम क्या था? विंसेंट वैन गॉग। डॉक्टर गाचे का चित्र
किसने चित्रित किया? डॉक्टर गाची की पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग। द स्टेरी नाइट का चित्रकार कौन था? द स्टेरी नाइट म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखी हुई है। विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है। पहला है पॉल गॉगन ने वुड कट और एचिंग दोनों में कार्य किया। दूसरा है लेकिन पॉल गॉगन एक चित्रकार थे और प्रिंट मेकर का अभ्यास भी किया उन्होंने। सो राइट आंसर इज ए और आर दोनों सही है। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? द नाइट कैफे आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग। उपन्यास है लस्ट फॉर लाइफ किस कलाकार का जीवन की कहानी है? लस्ट फॉर लाइफ विंसेंट वैन गॉग की लाइफ पर डिपिक्ट किया गया है ये बुक। और देखिए इससे इसके राइटर कौन है, तो वो है इरविंग स्टोन। इरविंग स्टोन राइटर हैं और किसकी लाइफ पर है? विंसेंट वैन गॉग की लाइफ पर है। काफ़ी अच्छी बुक्स है, अगर मतलब बीएफए करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं तो प्रेफरेंस करूँगी एक बार रीड आउट करें। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जब मैं 12th क्लास में इस बुक को रीड की थी। लाइक अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो एक इमेजिनेशन क्रिएशन होगा, आप पेंटिंग बना रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड ग्रोथ करेगा। नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचना के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। तो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट को पहचानना है, कौन से हैं? विंसेंट वैन गॉग थे और पाउल गॉगन, पाउल सिज़ा। ऑप्शन में देख लेते हैं, सिज़ा, पाउल गॉगन और वैन गॉग करेक्ट होंगे। विंसेंट वैन गॉग के चित्र से प्रभावित हैं। विंसेंट वैन गॉग पेंटिंग ज़्यादा इन्होंने लैंडस्केप्स वगैरह बनाए, प्रभाववादियों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट से। लाइक इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में लैंडस्केप को कैप्चर किया है, विंसेंट वैन गॉग ने भी लैंडस्केप को ही कैप्चर किया है, बस इनके स्ट्रोक्स डिफरेंट थे। पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? पोटैटो ईटर्स विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग है। पोटैटो ईटर्स को आलू भक्षी पेंटिंग कहा जाता है। ऑयल कलर में विंसेंट वैन गॉग ने बनाया है। टाइम ड्यूरेशन है 1885 में इन्होंने ऑयल एंड कैनवस पर पेंटिंग बनाई है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम ये है एम्स्टर्ड के वैन गॉग म्यूजियम में। पोटैटो ईटर्स का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? पोटैटो ईटर्स वैन गॉग की पेंटिंग है। द पोटैटो ईटर्स सेम पेंटिंग आर्टिस्ट वैन गॉग। पॉल सिज़ा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? पॉल सिज़ा पोस्ट इम्प्रेशनिज्म उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं। पॉल सिज़ा किस शैली के चित्रकार थे? पॉल सिज़ान उत्तर प्रभाववादी शैली के चित्रकार थे। आधुनिक कला के जन्मदाता माने जाते हैं। आधुनिक कला के जन्मदाता पॉल सिज़ान को माना जाता है। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक कला के पिता पॉल सिज़ा। ताश के खिलाड़ी ताश के खिलाड़ी चित्र किसके हैं? पॉल सिज़ा के हैं। स्नान मग्न युवतियां पॉल सिज़ा की पेंटिंग है। सेम स्नान मग्न युवतियां पॉल सिज़ा। स्नानार्थी स्नानार्थी किसकी पेंटिंग है? आर्टिस्ट माइकल एंजिलो ने पीसा का युद्ध का दृश्य अंकित करने हेतु इन्होंने स्केचिंग रेखा चित्र बनाई थी। आज ये स्नानार्थी नाम से प्रसिद्ध है। सो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा माइकल एंजिलो। और वैसे एक बात और कहना चाहूँगी स्नानार्थी से रिलेटेड, पॉल सिज़ा की भी पेंटिंग है और जॉर्ज सेरेट की भी पेंटिंग है। और उसके साथ साथ माइकल एंजिलो की पीसा का युद्ध का जो स्केचिंग है, दृश्य है, उसको आज स्नानार्थी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? फर्स्ट आर्टिस्ट है पॉल सिज़ा और पॉल सिज़ा को ही फाउंडर कहा जाता है, जन्मदाता। इनमें से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। कौन से कलाकार नहीं है? पियर बोन्नार नहीं है।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि पियर बोनार किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, तो वो है नाभी कला से। नाभी कला से बिलोंग करते हैं पियर बोनार। नाभी कला स्टार्ट हुआ था 1890 में पेरिस में, और इसका अर्थ होता है भविष्यवेत्ता या पैगंबर। 1888 में कवि कजालिस हिब्रू भाषा का शब्द इन्होंने यूज किया था नाभी कला। आधुनिक पैगंबर कहते हैं नाभी कला को। और पाउल गॉगेन प्रणेता रहे हैं नाभी कला के। तो ध्यान रखिएगा, पियर बोनार बिलोंग करते हैं नाभी कला से। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार हेनरी मैटिस नहीं है। हेनरी मैटिस फेविज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। फेविज्म को हिंदी में बोलते हैं फाववाद और जंगलवाद भी कहा जाता है। फेविज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1900 टू 1910, 1910 तक चला है फ्रांस में। इसके प्रणेता थे पाउल गॉगेन और हेनरी मैटिस फाउंडर जनक कहे जाते हैं फाववाद जंगलवाद फेविज्म के। 20वीं सदी का प्रथम आंदोलन है फेविज्म आर्ट मूवमेंट। इसका नामकरण किए थे लुई बाक्सेल्स। 1913 ईस्वी में सेलम द ओटम प्रदर्शनी लगी थी, एग्जीबिशन। और फेविज्म आर्ट मूवमेंट में कलर्स ब्राइट यूज किए गए हैं, चमकीले कलर। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है, तो हेनरी मैटिस नहीं थे। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाउल गॉगेन किस कलावाद से जुड़े रहे हैं? पाउल गॉगेन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से जुड़े थे। तो यहाँ पे कोई भी आंसर देना करेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनसे कौन सा आर्ट मूवमेंट इन्फ्लुएंशियल रहा है ये जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगी। फेविज्म, और ये आदिम कला, नाभी कला और क्यूबिज्म भी इन्फ्लुएंस रहा था।